वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टोनी मॉरिसन का नॉवल बिलव्ड। बिलव्ड की समरी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टोनी मॉरिसन की लाइफ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल टोनी मॉरिसन की बर्थ की बात की जाए तो 1931 में इनकी बर्थ हुई थी ओहियो में। इन्होंने अपनी बीए की जो डिग्री है वो हॉवर्ड से ली थी 1953 में, और उसके बाद इनके जो मेजर थे वो इंग्लिश था सब्जेक्ट इनका, और जो माइनर में सब्जेक्ट्स थे इनके वो क्लासिक्स थे। इन्होंने अपने मास्टर्स की जो डिग्री है वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी से 1955 में ली थी। इन्होंने अपना जो राइटिंग करियर है वो स्टार्ट कहाँ से किया था, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स किसके दरमियान से, कि उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया वाशिंगटन डीसी में। अमेरिकन जो राइटर्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, वहाँ से इनका जो फिक्शन की राइटिंग का जो करियर है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम इनकी पब्लिकेशन की बात करें तो द ब्लूएस्ट आई जो कि 1970 में पब्लिश हुआ था। अगर हम बात करें अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की, तो अफ्रीकन जो अमेरिकन लिटरेचर था ये 18 से 19 सेंचुरी के दरमियान में स्टार्ट हुआ लिखा जाना। और इसमें जो मेजर थीम डिस्कस किए जाते थे वो ये थे कि अफ्रीकन अमेरिकन की जो लार्जर अमेरिकन सोसाइटी में उनकी आइडेंटिटी क्या थी। अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को डिस्कस किया जाता था, रेसिज्म को, स्लेवरी को और इक्वलिटी को डिस्कस किया जाता था अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में। तो इनका जो बिलव्ड नॉवल है हम उसको अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर के हवाले से भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि टोनी मॉरिसन उन अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स में थे जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर जो है वो लिखना स्टार्ट किया था। फर्दर बात करते हैं अपने नॉवल की, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है बिलव्ड। बिलव्ड जो नॉवल है वो 1987 में पब्लिश हुआ था, और इसकी जो सेटिंग है वो अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से 1865 के दरमियान हुई थी उसके बाद की है। इस नॉवल को पुलिट्जर प्राइज जो है वो फिक्शन में 1988 में मिला था, और इसको फाइनलिस्ट किया गया था 1987 में नेशनल बुक अवार्ड देने के लिए। उसके बाद इसको न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे ने के जो राइटर्स हैं उन्होंने और जो उसके लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उन्होंने बिलव्ड को रैंक किया है एज अ बेस्ट वर्क ऑफ अमेरिकन फिक्शन फ्रॉम 1981 टू 2006। इसकी जो सेटिंग है वो उस रिकंस्ट्रक्टिव पीरियड में हुई है जो कि 1873 का था, मींस के अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। बिलव्ड का जो नॉवल है वो किस पे सेंटर करता है, किस पे बेस्ड करता है, तो वो पावर ऑफ मेमोरी पे बेस्ड करता है, साथ ही साथ हिस्ट्री पे जो है वो बेस्ड करता है। अब हमने इसकी सेटिंग की बात तो कर ली है, अब हम आते हैं अपने नॉवल के करेक्टर्स की तरफ। करेक्टर में सबसे पहले जो मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की, वो है एक वुमन, सेथ सग्स। ये है इसकी प्रोटैगनिस्ट। उसके आगे ये उसके बच्चे हैं, बगलर, हॉवर्ड, बिलव्ड और डैनवर। दो डॉटर्स हैं और दो ही इसके सन हैं। उसके बाद पॉल डी है, स्टैम्पेड है, बेबी सग्स है, स्कूल टीचर है। सेथ की जो मदर इन लॉ है वो है बेबी सग्स। पॉल डी जो है वो इसमें एक मेल स्टैम्पेड का करेक्टर है, स्कूल टीचर का करेक्टर है, स्कूल टीचर जो एज अ स्लेव ओनर का काम यहाँ पे करेगा इस नॉवल में। उसके बाद अगर हम लोग माइनर करेक्टर्स की बात करें तो हेल का करेक्टर आ जाता है, लेडी जॉन्स का करेक्टर आ जाता है, फर्दर एला का करेक्टर आ जाता है, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, मिस्टर एंड मिसेस बॉडविन, एमी डेनवर, पॉल ए, पॉल एफ एंड सिक्सो, बगलर एंड हॉवर्ड एंड लिलन गार्डनर। ये सारे माइनर करेक्टर्स हैं। मेजर करेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बिलव्ड का करेक्टर मेजर होगा, पॉल डी का होगा, बेबी सग्स का होगा, डैनवर का होगा, और उसकी मदर सेथ सग्स का होगा। ये मेन करेक्टर्स है जिनके अराउंड जो हमारी स्टोरी जो है वो सारी घूमती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी का स्टार्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टोरी पास्ट की मेमोरीज पे बेस्ड करती है, फ्लैशबैक्स पे बेस्ड करती है। तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि स्टोरी की जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से दी जाती है कि 1 to 4 ब्लू स्टोन हाउस, जो कि जिसमें सेथ, डैनवर और पॉल डी और बिलव्ड अब रह रहे हैं। अब ये फ्यूचर की बात है। अब इन्होंने यहाँ रहकर हमें जो स्टोरी बतानी है, इन करेक्टर्स ने वो अपने पास्ट को रिमेंबर करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि इन्होंने पास्ट में क्या किया, इनकी पास्ट में जर्नी क्या थी और इनके साथ क्या हुआ इन सभी करेक्टर्स के साथ।
सेथ एंड पॉल डी। अब ये अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। पॉल डी जो कि एक, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो मेल स्लेव था, सिर्फ यही बचा है जब सिविल वॉर के बाद एक ही मेल स्लेव बच गया था जो कि पॉल डी है। और सेथ जो कि आल्सो एक ब्लैक वुमेन है और वो भी एक स्लेव थी। अब ये अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। सेथ अपने हस्बैंड हेल को याद करती है। सेथ उसे बताती है कि जब इन्होंने स्वीट होम से भागने की कोशिश की थी स्लेवरी की वजह से, तो स्कूल टीचर जो कि स्लेव होल्डर था उसने इसको पकड़ लिया था और इसको क्योंकि ये सेथ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने अब्यूज़ किया था। इन्होंने जब इसने मिसेस गार्डनर को ये बात बताई जो कि स्वीट होम की ओनर थी, जो फार्म की ओनर थी, तो इस जो स्कूल टीचर था इसने अगेंस्ट इसको सेथ को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था। हेल जो है इसका हस्बैंड, वो अपनी मदर को स्लेवरी से जो है वो खरीदना चाहता था कि पैसे दे के अपनी मदर को स्लेवरी से वो आज़ाद करवाना चाहता था। इसलिए वो एक्स्ट्रा जॉब्स करता था, एक्स्ट्रा काम करता था, फार्म पे काम करता था। जब सेथ को बेबी सक से रिप्लेस्ड किया गया, जब सेथ वहाँ पे आती है उस हाउस में, तो सभी मेल उससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हेल और पॉल डी। लेकिन हेल को हस्बैंड इसको जब वो चूज़ कर लेती है बिकॉज उसके जो उसका पैशन, उसकी स्ट्रगल की वजह से वो हेल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मिसेस गार्नर की डेथ के बाद उसके सन इन लॉ जो है वो उस प्लांटेशन को चलाता है, जो कि एक स्कूल टीचर होता है, जो कि एक बहुत ही ब्रूटल होता है। जब सभी स्लेव्स ने यहाँ से भागने का सोचा कि हम लोग इस जो ये फार्म है यहाँ से भाग जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं फ्रीडम के लिए, सभी स्लेव्स ने जब डिसाइड किया, तो हेल जो है ये सब कुछ डिस्कस करता है पॉल डी के साथ, पॉल ए के साथ और सिक्सो के साथ, और सभी जो है वो भागने का प्लान बना लेते हैं। अब जब सभी भागने का प्लान बना लेते हैं, तो सब लोग जब ये भागते हैं तो सिक्सो को पकड़ लिया जाता है बाद में, और उसको जो है ज़िंदा जलाया जाता है, उसको एक दरख्त के साथ लटकाया जाता है, और उसकी जो लास्ट उसके जो वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि 7 ओ। 7 ओ वो इसलिए कहता है कि उसका जो अनबॉर्न चाइल्ड था जो कि पैदा होने वाला था, जो 30 माइल्स अवे एक वुमन के पास था, उसका वो नाम लेता है और देन उसको जला दिया जाता है जिंदा ही। सेथ क्या करती है इसके दौरान, वो अपने तीनों बच्चों को अपनी जो मदर इन लॉ है उसके पास पहले ही भेज देती है, ताकि ये अकेले फिर जा सके, क्योंकि अपने बच्चों को वो सेव करना चाहती थी। इसीलिए अपनी मदर इन लॉ के पास जो है वो पहले ही अपने बच्चों को भेज देती है। देन ये खुद जो है वहाँ से भागती है, क्योंकि इस पे किसी को डाउट नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट वुमन होती है और सबको लगता है कि ये शायद यहाँ से भाग नहीं सकेगी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। अब ये वहाँ से भागती है, तो इस ये ओहियो रिवर के पास आके कोलैप्स कर जाती है। तो वहाँ पे जब कोलैप्स करती है तो ओहियो जो है वो एक फ्री स्टेट है, और दूसरी तरफ जो होती है एक स्लेव स्टेट होती है। वहाँ पे इसको एमी डैनवर मिलती है। एमी डैनवर इसको बेबी डिलीवर करने में काफ़ी हेल्प करती है, और वहाँ पे इसकी एक डॉटर पैदा होती है जिसका नाम ये डैनवर रखती है, ट्राइब्यूट पेश करने के लिए एमी डैनवर को। ये अपने तीनों बच्चों को अपनी मदर इन लॉ के पास पहले ही भेज देती है, जो कि बेबी सग्स होती हैं, ताकि इसके बच्चे जो है वो सेफली वहाँ पे पहुँच जाएं। जब इसके बच्चे वहाँ पे सेफली पहुँच जाते हैं, तो ये अब जब जा रही होती है वे भी अपने बच्चों के पास, तो ओहियो रिवर के पास ये कोलैप्स कर जाती है। ओहियो जो है वो फ्री स्टेट को रेफर करता है, और दूसरी तरफ एक स्लेव स्टेट थी। यहाँ पे एमी डैनवर इसकी हेल्प करती है बेबी को डिलीवर करने के लिए, और ये अपना फोर्थ बेबी जिसका नाम ये डैनवर रखती है एमी डैनवर को ट्राइब्यूट देने के लिए, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है। तो वहाँ से ये अब सिंसिनेटी अपने बेबी को लेकर चली जाती है। जब ये सिंसिनेटी पहुँचती है, तो वहाँ पे इसको पता चलता है कि स्कूल टीचर आ जाता है वहाँ पे डिमांड करने के लिए कि ये सब इसके स्लेव्स हैं और वो इनको लेने आता है। बेबी ये जो सेथ है वो प्लान करती है कि वो अपने बच्चों को और खुद का मर्डर कर लेगी, क्योंकि वो एक स्लेवरी की लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती, और अपने बच्चों को भी एक स्लेवरी की लाइफ नहीं देना चाहती। अब वहाँ पे ये अपनी थर्ड जो डॉटर है उसको उसका मर्डर कर देती है, और इसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इसको क्योंकि एक नर्सिंग मदर होती है, इस वजह से इसको जल्दी ही जो है वो आज़ाद कर दिया जाता है जेल से। अब जेल से जब ये आज़ाद होके आती है,
तो जो बेबी सग्स है उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसके बेटे जो हैं वो दोनों बहुत दूर जा चुके होते हैं। उसके बाद सेथ जो है अपनी बेटी के साथ 1 to 4 ब्लू स्टोन में डेनवर, पॉल डी और बिलव जो कि घोस्ट होती है उसके साथ रहती है। अब क्या होता है कि वहाँ पे जब घोस्ट आती है तो वो डेनवर काफ़ी हैप्पी होती है क्योंकि उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता। अब जब घोस्ट आती है तो वो उसके साथ खेलती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और सेथ जो है वो जॉब करती है, इसी वजह से थोड़ी बिज़ी होती है। और सेथ को जो बिलव जब आती है ना, वो कहती है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता और वो एक ब्लैक सिल्क ड्रेस में होती है और इसको सेथ को अपना पास्ट याद आने लगता है बिलव्ड के आने के बाद। और पॉल डी भी जो है वो 18 ईयर्स के बाद वापस आता है और अपनी जर्नी को बताता है कि किस तरह से मैं वहाँ से भागा था जब हेल के साथ उसके बाद मुझे पकड़ लिया गया, फिर मैं जॉर्जिया गया और वहाँ पे मैं रहा। फिर मैंने एक मेरी लवर थी उसके साथ मैंने 3 इयर्स जो है वो स्पेंड किए। देन जो है मैं तुम्हें ढूँढता-ढूँढता 1 to 4 ब्लू स्टोन में आ गया हूँ। यहाँ पे क्या होता है, डेनवर जो है वो बिलव्ड का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये मेरी सिस्टर है जिसका मर्डर कर दिया था मेरी मदर ने और वो अब अपनी मदर से इसको बचाना चाहती है ताकि वो अगेन इसका मर्डर ना कर दे। अब जो पॉल डी है और सेथ का जो आपस में रिलेशनशिप है, बिलव्ड वो कभी भी बनने नहीं देती और बिलव्ड हमेशा उनके बीच में आ जाती है। बिलव्ड जो है वो पॉल डी को सेड्यूस भी करती है। पॉल डी बहुत दफ़ा बताने की कोशिश करता है सेथ को कि उसके साथ क्या हुआ था, बट वो कभी सेथ को बताता नहीं है। स्टैम्प पेड है वो फिर डिसाइड करता है कि मैं पॉल डी को सच बता दूंगा कि इसने सेथ ने 18 इयर्स अगो क्या अपनी लाइफ में पास्ट में ऐसा इंसिडेंट किया था। तो फिर वो बताता है, पॉल डी जो है वो इसको एनिमल कहता है और सेथ इस टाइम पे सोचती है कि जैसे वाइट्स जो हैं वो ब्लैक्स के बारे में यही सोचते हैं कि ब्लैक्स एनिमल्स हैं, ब्लैक्स सवेज हैं, इनके पास मैनर्स नहीं है। वाइट्स सोचते हैं ब्लैक्स के बारे में, उसी तरह पॉल डी भी अब सेथ के बारे में जो है वो सोच रहा है। उसके बाद क्या होता है कि सेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है इसके बाद और वो काफ़ी बीमार हो जाती है। बिलव्ड जो है वो दिन ब दिन हेल्दी और बड़ी होती जा रही है और सेथ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, मीन्स के सेथ जो है वो उसके ऊपर हावी हो रही है। बिलव्ड जो है वो अपनी मदर सेथ के ऊपर जो है वो हावी हो रही होती है क्योंकि वो एक घोस्ट है और दिन ब दिन उसके ऊपर अपना जो इम्पैक्ट है वो डाल रही होती है और डेनवर इन सब चीज़ों को देख रही होती है। डेनवर देन जॉब स्टार्ट करती है और अपनी मदर की हेल्थ को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद होती है और वो टाउन में जाती है और टाउन में जाके वुमन से बात करती है। वुमन इनको रेगुलर खाना देती है क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं होता खाने के लिए और इनकी इसकी मदर की जॉब भी चली गई होती है इस वजह से। अब देन क्या होता है कि घोस्ट को भगा दिया जाता है। डेनवर वुमेन्स के साथ मिलके जो बिलव्ड है उसकी घोस्ट को भगा देती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि घोस्ट किस तरह से इसकी मदर की लाइफ को ले रही है। और पॉल डी के साथ इसकी मुलाकात होती है डेनवर की, वहाँ पे डेनवर इसको सारी सिचुएशन बताती है उसकी मदर की। पॉल डी आता है और उसकी और ताकि हेल्प करने के लिए, केयर करने के लिए, बट सेथ के दिल में अभी भी वही बातें होती हैं जो कि पॉल डी ने उस टाइम पे उसको एनिमल कहा था। लेकिन बट पॉल डी उसको अपोलोजाइज़ करता है और कहता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो। यहाँ पे जो है वो इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें हमें रेसिज़्म का, स्लेवरी का, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी का, मदर्स लव का थीम हमें नज़र आता है कि एक मदर जो है वो चाहती है कि मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी है एक स्लेवरी में, एक एज अ ब्लैक वुमन, उनको जो हार्डशिप फेस करना पड़ी है वो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ना करे। इसीलिए वो मर्डर करना चाहती थी अपनी नेक्स्ट जनरेशन का क्योंकि वो वाइट्स के हाथों जैसे खुद एक्सप्लॉइट हुई, जैसे उसको अब्यूज़ किया गया, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, वो अपनी जो उसकी डॉटर्स थी, उसके जो सन्स थे, उनको नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से एक्सप्लॉइट हों, सेक्सुअली अब्यूज़ हों। उनको ब्लैक और वाइट का जो रेसिस्ट कॉन्सेप्ट है उनको फेस करना पड़े। तो यहाँ पे हमारा नॉवल ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।